नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये वीक जो है रिलेशन एंड फंक्शन के लिए बना हुआ है। तो इस वीक हम लोग आज है हमारा 28 अगस्त, जिसमें हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस को। जैसा कि पिछले 4 लेक्चर हमारे सेट्स एंड फंक्शन से ही रिलेटेड थे, तो उस पार्ट में हम लोगों ने सेट्स का देखा था। अब हमारा स्टार्ट होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग अब सेट्स से ही आगे पढ़ेंगे, सेट्स के ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ होंगे और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे आने वाले इन सारे वीडियोस में। तो हमारा मेन टारगेट है कि इस वीक रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर लें। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जीरो लेवल से लेकर जो हमारे बोर्ड लेवल तक के नॉलेज होते हैं वो हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और आप अगर एडवांस कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियोस सही लग रहे होंगे। आप लोगों अगर देख रहे हैं वीडियोस को और चीज़ें अगर कहीं पे भी डाउटफुल है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और थोड़ा और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं अभी टेलीग्राम भी स्टार्ट करूँगा जिस पे आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में भी चीज़ें मिलने लगेंगी। साथ ही साथ आप लोगों को अप टू डेट रहने के लिए हम जल्द ही ऑनलाइन वेबसाइट का भी स्टार्ट करेंगे और बहुत सी चीज़ें और स्टार्ट करने वाले हैं जिस पे आप लोगों को अप टू डेट रहने के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस कि क्या होता है रिलेशंस एंड क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टर्म्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। रिलेशंस सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज़ रिलेशन। व्हाट इज़ रिलेशन। ठीक, तो रिलेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिलेशंस में हमारा क्या आता है, जैसे कि कोई दो सेट दे रखे हों ए और बी। तो हम अगर माने कि ए इज़ इक्वल टू है हमारा 1 2 3 एंड 4
एंड बी इज इक्वल टू है हमारा 2, 4, 9 एंड 16, तो ए हमारा रिलेटेड टू बी होगा। किस तरीके से? ए हमारा बी से रिलेटेड होगा। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ए की वैल्यूज़ जो है 1, उसका स्क्वायर अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर 2 की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 4। तो एक तरह से हमें दिख रहा है कि इसके बीच में रिलेशन क्या बनता हुआ दिख रहा है कि x अगर एलिमेंट हैं a के और y अगर एलिमेंट हैं b के, तो x जो है वो हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? y मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशंस को हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे, लेकिन और भी चीज़ें, और भी रिलेशंस आपको मिलेंगे इसमें। अगर हम बात करें, जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक टर्म्स आता है, वो होता है हमारा, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू क्या है? वाई है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 9 मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 16 मिल रही है। तो ये x और y का जो कॉम्बिनेशन है, यानी पेयर है, जैसे एक पेयर है हमारा 1,2 का, यानी x का 1 और y का 2। इसी तरीके से एक पेयर है हमारा 2,4 का। इसी तरीके से हमारा पेयर है 3,9 का और 4,16 का। तो ये ये क्या कहलाएंगे? ये सभी क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर हम इसी का रिवर्स कर दें, इसी ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स कर दें, अगर हम चाहें कि इसको हम लोग लिख पाएँ, इसको हम लोग लिख पाएँ 2,1 और इसको लिख पाए, सेकेंड वाले को लिख पाए हम लोग, अगर हम यहाँ पे देखें कि सेकेंड वाला है हमारा 4,2 अगर लिखें, तो कभी भी 1,2 आपका 2,1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के पेयर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन लिखें कि अगर two numbers A and B listed in a specific order and enclosed in parenthesis form an ordered pair, ऑर्डर्ड पेयर, ब्रैकेट में A, B। तो किसी भी दो नंबर को हम लोग इस तरीके से अगर लिखते हैं, इस तरीके से अगर लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बनाते हैं? ये हमारा बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी एक ब्रैकेट के अंदर अगर लिख रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब आगे अगर हम बात करें कि A जो है हमारा, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है, इन ऑर्डर्ड पेयर A, B, A is the first member and B is the second member, ठीक। इसमें दो हमारे मेंबर्स हैं, एक A है एक B है, और जो हमारा
बी है वो सेकेंड मेंबर है और ए जो है हमारा फर्स्ट मेंबर है। इस तरीके से एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ए कॉमा बी विल नॉट बी इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये इक्वल टू, एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे अगर हम बात करें, एक पॉइंट है 2,1, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए 2,1, दूसरा पॉइंट अगर हम ले लें 1,2, तो अगर हम इसे एक्स एक्सिस पे बनाएं, एक्स और वाई प्लेन में अगर हम ड्रॉ करना चाहें, मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इन दोनों की पोजीशंस अलग अलग होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ये मान लें कि ये एक्स एक्सिस है 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करना हो तो 2,1 होगा, यानी x की वैल्यू 2 एंड 1। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा a, यानी ये 2,1 बनेगा। और अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहेंगे तो 1,2 बनेगा b पॉइंट। तो b पॉइंट 1,2 का मतलब है कि यहाँ पे बनेगा। ठीक है, b पॉइंट 1,2। तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, दोनों की पोजीशन अलग अलग हैं, तो कभी भी ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ें कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब हो सकते हैं, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हम बात करें कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कैसे हो सकते हैं, अगर हम माने कि a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी है, तो ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू सी हो एंड b इज इक्वल टू डी हो। जब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो दोनों इक्वल हों, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दो ऑर्डर पेयर हमारे क्या हों, इक्वल हों। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, बाद में इसके क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ होगा उसमें। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे एक आपको पता करना है फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी पता करना है व्हेन a-1 कॉमा b+5 इज इक्वल टू 2,3 हो। तो इस कंडीशन में क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक है a1 कॉमा b+5 a-1 कॉमा b+5 और दूसरा है 2,3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कब सेम हो सकते हैं, जब a-1 इज इक्वल टू 2 हो और b+5 इज इक्वल टू 3 हो। तो इस तरीके से a-1 इज इक्वल टू 2 एंड b+5 इज इक्वल टू कितना हो, 3 हो। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब हम a इज इक्वल टू 3 है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें a इज इक्वल टू 3 - 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और b प्लस, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो यहाँ पे रख देंगे हम -2 + 5। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,3। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम लेट करें 2a + b, 11 इज इक्वल टू 1, a-3b। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी इसके, और ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू होगी इसके। ठीक है, तभी ये ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट करें तो 2a + b इज इक्वल टू 1 होगा एंड a-3b इज इक्वल टू 11 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a + b इज इक्वल टू 1 - b, a इज इक्वल टू 1 - b अपॉन 2। तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख दें तो 1 - b अपॉन 2 - 3b इज इक्वल टू 11 मिलेगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 1 - b - 6b इज इक्वल टू 22। यहाँ से सॉल्व करिए,
तो ये 6b और ये 7b हो जाएगा, -7b इज इक्वल टू 22 माइनस 1। यहाँ से हमारा सॉल्व होकर कितनी वैल्यू आ जाएगी 21, और ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू -21/7 यानी -3। तो b की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरीके से अगर हम कहें a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 1 -3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 3/2 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। तो a हमारे यहाँ से क्या मिल जा रहा है, a इज इक्वल टू मिल रहा है हमारा 2 एंड b इज इक्वल टू मिल रहा है -3। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, a और b का। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड वन, उसे बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम देखना चाहें, मान लेते हैं एक A है, एक सेट है A एंड सेट B। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा A क्रॉस B। इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A क्रॉस B हम कैसे निकालेंगे, दोनों के ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लें A क्रॉस B, इसको स्टेट अगर करें कि ये इसको होता क्या है, तो ये होता है दो सेट का आपस में ऑर्डर पेयर बनाना सच दैट यहाँ पे A बिलोंग्स टू B A एंड B बिलोंग्स टू B। यानी आप ध्यान से देखिए, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना, ये ऑर्डर पेयर हमें बनाना है जिसमें जो A एलिमेंट है वो सेट A का हो और जो B एलिमेंट है वो हमारा सेट B का हो। ठीक है, तो दोनों सेट से हम एलिमेंट उठाते हैं और उनका पेयर बनाते हैं और उस पेयर को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। और उन दो सेट को मिलाकर जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में A इज इक्वल टू 1, 3, 5 है एंड B इज इक्वल टू 2, 3 है। तो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1, 2 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर बनाएं 1, 2, 1, 3, फिर 3, 2, 3, 3, 5, 2 एंड 5, 3। ठीक है, हम 2, 1 इस तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, हम हमेशा ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो A का B के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वही अगर B क्रॉस A करेंगे तो A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर A इज इक्वल टू 5 होता, यानी कोई एलिमेंट ना होता उस सेट में, और B इज इक्वल टू भी 5 होता, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था A क्रॉस B वो हमारा क्या होता, 5 होता। यानी दोनों में से कोई एक, या तो A हमारा 5 होता, नल सेट होता, या तो B हमारा नल सेट होता। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि दोनों में से कोई एक अगर नल सेट है तो A क्रॉस B दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, वो आएगा 5 यानी नल सेट आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर NA यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अगर दोनों का एलिमेंट सेम हो, या फिर अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q है, तो जो हमारा A क्रॉस B होगा, जो हमारा A क्रॉस B होगा
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा हमारा P इंटू क्यू, ठीक है। और दूसरा पॉइंट नोट करने वाली क्या है, ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट इफ या तो ए और बी दोनों में से कोई एक अगर इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से ये नोट करिए और हमें समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। अगर एक एग्जांपल लें फिर से कि a इज इक्वल टू 1,3,5 है एंड b इज इक्वल टू 2,3 है, तो फाइंड a क्रॉस b। तो अब आप यहाँ पे देखिए a क्रॉस b क्या निकल कर आएगा हमारा, a क्रॉस b निकल कर आएगा 1,2, 1,3, 3,2, 3,3, 5,2 एंड 5,3 ये निकल कर आएगा, क्योंकि हम एक बार इसको लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बी अगर हमें पता करना हो, ये फर्स्ट हो गया है, ठीक, ये फर्स्ट। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड अगर हम निकालें बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए हमारा क्या निकल कर आएगा, इसमें 2,3 क्रॉस 1,3,5 के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार हो जाएगा हमारा क्या 2,1, एक बार होगा 2,3, फिर होगा 2,5, फिर होगा हमारा 3,1, फिर 3,3 और 3,5। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो बना के देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2,1, 2,3, 2,5, 3,1, 3,3, 3,5 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3,3 जो है हमारा 3,3 यही हमारा क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है इन दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये सिमिलर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या हैं, सेम है, ठीक है। यही अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट होते तो ये कभी भी सिमिलर नहीं आता, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो ये रहा हमारा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद एक दो एग्जांपल हम ये देख लें कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हम करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब हम जानेंगे कि ए क्रॉस बी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक बार हम देखें कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू -1,2,4 और b इज इक्वल टू है हमारा 1,3। तो इसका a क्रॉस b अगर हम निकालें तो a क्रॉस b हमारा आएगा -1,1, -1,3,
2,1, 2,3, 4,1 एंड 4,3, ये आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगेगा। ठीक, इसे बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब x की वैल्यू 1 2 4 है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो ये -1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। अब अगर b की y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 2 3। तो अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, -1,1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ये हो जाएगा -1,1। अगर हम बात करें -1,3 की, तो -1,3 हमारा ये पॉइंट होगा, इसे हम लिखेंगे -1,3। इसी तरीके से 2,1 की अगर बात करें तो 2,1 हमारा कहाँ पे आएगा, 2,1 यानी यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2,1। इसी तरह 2,3, तो 2,3 हमारा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2,3। इसी तरह से 4,1, तो 4,1 में x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,1 का। इसी तरह 4,3 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4,3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी दो सेट के ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो मल्टीपल हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन ऑर्डर पेयर का हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आता है हमारा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट ए का एलिमेंट किस किस सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग एज अ एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लें कि ए क्रॉस बी हमारा, अगर जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था उसी का ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो क्या था हमारा ए क्रॉस बी, वो था हमारा -1,1, ठीक, -1,3, 2,1, 2,3, 4,1, 4,3, यही था हमारा। तो सीधा सीधा दिख रहा था। हम क्या करते हैं, सेट ए का एक क्या बनाएंगे, इलिप्टिकल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बी का एक इलिप्टिकल डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद ठीक, अब अगर ए में लिखें -1, 2 एंड 4, हमारा 4 हो जाएगा। बी में अगर हम लिखें 1 एंड 3, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि -1 जो है, -1 1 से रिलेटेड है, -1 3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे -1 को हम 1 से जोड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और -1 हमारा किससे जुड़ा है, 3 से भी जुड़ा है। इसी तरीके से 2 का अगर हम देखें तो 2 हमारा 1 से भी जुड़ा है। ठीक है, और 2 हमारा 3 से भी जुड़ा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो 4 हमारा 1 से भी जुड़ा है। ठीक है, और 4 हमारा 3 से भी जुड़ा है। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम ये हो गया। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा, इसी को अगर हम बी क्रॉस ए कर दें तो बी क्रॉस ए में हमारा सेम यही चीज़ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ बी लिख दें, यहाँ ए लिख दें,
तो ये हो जाएगा हमारा 1 and 3, ये हो जाएगा -1 2 and 4। अब अगर रिलेट करना हो तो 1 हमारा किससे किससे रिलेटेड है, 1 हमारा इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। ठीक, इसी तरह 3 हमारा इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जा रही हैं, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरीके से एरो डायग्राम हम किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, अब ऑर्डर ट्रिपलेट क्या कहता है, ऑर्डर ट्रिपलेट हमारा अगर हम कहें कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं हमारे 1, 2, 3। ठीक, इसके बाद अगर हम कहें कि हमें ये निकालना है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। इसमें हमारा क्या वैल्यू निकल कर आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसके बाद दूसरा आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। इसके बाद आएगा हमारा 3, 1, 3, 2, 3, 3। इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब अगर हम ये देखें कि ए क्रॉस ए को फिर से हम एक बार क्रॉस कराएं ए से, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये जितने भी एलिमेंट हमने अभी निकाला है ए क्रॉस ए में, ये हमारे क्रॉस हो जाएंगे किससे, ए से। तो ए में हमारा फिर से 1, 2, 3 है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ए क्रॉस ए अगर करना चाहें हम तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, 1, 1, 1 ऐसे होगा। इसके बाद 1, 1, 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा हमारा 1, अगर यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस ए अगर निकालना हो तो हमारा ये 1, 1 जो होगा वो इसके 1, 2, 3 से रिलेट होगा। तो पहले ये एलिमेंट इसके साथ होगा, फिर यही एलिमेंट इसके साथ होगा और फिर यही एलिमेंट हमारा इसके साथ होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकल कर आएगा, 1, 1, 1 इसके साथ हो गया। इसके बाद हमारा निकल कर आएगा 1, 1, 2। इसके बाद निकल कर आएगा हमारा 1, 1, 3। ठीक, इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये आएगा 1, 2, 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2, 3। इसी तरीके से इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 1, 3, 1, 1, 3, 2। इसी तरीके से 1, 3, 3। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के साथ उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट में निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा कुछ थ्योरम अगर देखा जाए, ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सम यूजफुल थ्योरम। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सम यूजफुल थ्योरम। तो थ्योरम हमारा क्या कहता है, थ्योरम 1 की बात करें तो ये कहता है अगर A जो है वो सबसेट है B का, तो A क्रॉस C विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस C। ठीक है, फॉर एनी सेट C। कहने का मतलब है कि दो
दो सेट हैं ए एंड बी, अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो प्रूफ करना है हमें कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी होगा। तो जाहिर सी बात है कि लेट ए कॉमा सी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। मान लेते हैं कि ए कॉमा सी जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए क्रॉस सी का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा कहाँ, ए क्रॉस बी सी, यानी ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट में ए क्रॉस सी बिलोंग करेगा। इसका ये मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। इसका मतलब है अब हम ये लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए अगर ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में तो वो बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे कि ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वापस से अगर हम इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी। तो ये हमारा क्या प्रूफ होता है कि ए कॉमा सी के जितने ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे बी क्रॉस सी में भी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस सी, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस सी के। इसके बाद अगर हम थ्योरम 2 की बात करें थ्योरम 2 की अगर बात करें तो थ्योरम 2 हमारा कहता है कि अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर हम बात करें, ठीक है, कि ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। तो इसको भी आइए प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट करते हैं कि ए कॉमा सी जो है, लेट ए कॉमा सी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, चूँकि हमें पता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी, तो इसका मतलब है कि ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सेट बी एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट डी। इसका मतलब है कि ए एंड सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, सीधी सी बात। तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज कंटेन्ड इन बी क्रॉस डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट ऑफ क्या होगा, बी क्रॉस डी के। ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज़ है, आप याद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म लेकर इसको समझ भी सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे में हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3, तो थ्योरम 3 हमारा क्या कहता है, थ्योरम 3 कहता है इफ़ ए एंड बी आर एनी two non-empty sets, then prove that
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए implies दैट ए इज इक्वल टू बी। जाहिर सी बात है, हमें पता था कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के तभी इक्वल हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट इक्वल हों बी के, ठीक है। यानी जो एलिमेंट्स हमारे ए में हैं वही एलिमेंट्स हमारे बी में होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट भी है और इक्वल भी है किसके, बी क्रॉस ए के। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए एंड बी अगर टू नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक है, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे हम अगर ये अज्यूम करें, assume that A is equal to B, then A cross B is equal to B cross B and B cross A is equal to B cross B, ठीक है। तो यहाँ से A क्रॉस B हमारा क्या होगा, B क्रॉस A के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हमारा A क्रॉस B अगर B क्रॉस A के इक्वल है तो उसका उल्टा भी सही होगा। यानी अगर हम बात करें कि A belongs to A such that A comma B belongs to A cross B for some B belongs to set B, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A comma B belongs to B cross A, ठीक है। और यहाँ से हमें दूसरा क्या मिलेगा, A belongs to B and B belongs to A, ठीक है। इसका मतलब है कि A belongs to B, ठीक है, ये श्योरली A belongs to B, सेट B, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखते जाएं तो हम क्या पाएंगे कि A क्रॉस B जो है हमारा B क्रॉस A के इक्वल तभी हो रहा है जब A इज इक्वल टू B हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी समझने वाली है कि दो सेट अगर इक्वल हैं तो उसमें हमारा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा A क्रॉस B एंड B क्रॉस A वो हमारा इक्वल होगा। अगर हम थ्योरम नंबर 4 की बात करें, थ्योरम 4 की बात करें तो थ्योरम 4 हमारा क्या कहता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन अगर A B का सबसेट है तो उस कंडीशन में हमारा A क्रॉस A हमारा किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A के, ठीक है। तो ये भी हमारा आपको याद करने की ज़रूरत है कि हमारा अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B है तो उसका A क्रॉस A अगर करेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 5 की, तो थ्योरम 5, ये सारे थ्योरम आपको या तो याद करने हैं या तो समझने हैं कि आखिर ये कैसे थ्योरम बन रहे हैं। तो ये हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल हम जो देखेंगे उसमें हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट का काम करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर हम बात करें फॉर एनी सेट्स A comma B and C, for any set A comma B and C, prove that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है कि अगर आप A क्रॉस B यूनियन C करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के बराबर। इसी तरह से अगर हम बढ़ें थ्योरम नंबर 6 की, तो थ्योरम नंबर 6 हमारा क्या कहता है, फॉर एनी सेट A कॉमा B कॉमा C A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये दोनों आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ये दोनों थ्योरम आप याद कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
इसके बाद अगर थ्योरम नंबर 7 की बात करें, थ्योरम 7 की, तो ये कहता है हमारा कि कोई अगर ए बी सी 3 सेट हैं तो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ रखा था किसके लिए है, इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये भी एक आपका थ्योरम और फॉर्मूला बनता है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 8 की, इनकी प्रूविंग बहुत ही आसान है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे सेट का तो उसमें उसी से रिलेटेड इनके भी प्रूविंग है। ठीक है, थ्योरम नंबर 8 की बात करें तो थ्योरम नंबर 8 कहता है हमारा फॉर एनी सेट A, B, C and D, A cross B intersection C cross D is equal to A intersection C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक, कि अगर ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है तो वो हमारा किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। इसकी प्रूविंग हम देख लेते हैं थ्योरम नंबर 8 की। हम थ्योरम नंबर 9 की प्रूविंग देखते हैं, इसके साथ ही 8 भी हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 8 का भी। फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जो है इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ए कॉमा बी लेट करते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है हमारे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के, तो इसका मतलब है कि ए कॉमा बी जो है वो हमारा सेट ए क्रॉस बी में भी बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड ए कॉमा बी जो है हमारा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमारा सीधा सीधा है कि ए जो है बिलोंग करेगा ए सेट ए में एंड बी जो बिलोंग करेगा सेट बी में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इसी स्टेटमेंट के लिए तो इसमें क्या है कि ए बिलोंग करेगा हमारा बी में एंड बी बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ें तो ए जो है बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। ठीक, एंड बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, यहाँ पे हमारा ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ मिलेगी कि हम इसको इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप थ्योरम नंबर 8 भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो हमने स्टेटमेंट में चेंजेस लाए हैं, ये चेंजेस आप सेट्स चैप्टर में भी देख सकते हैं कि कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलेशन में वो है हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets having n elements in common
then A cross B and B cross A have n square elements in common। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि अगर सेट A एंड B में हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या अगर n है तो A क्रॉस B में एंड B क्रॉस A में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो n स्क्वायर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हमारा क्या होगा, n स्क्वायर होगा। इसी के साथ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था रिलेशन का वो ख़त्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, उनके रिप्रेजेंटेशन देखे और कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थ्योरम देखे, और हमने ये सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे बेसिक हैं ये आगे हमारे जुड़ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक वो है हमारा रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है किसी भी दो फंक्शन के बीच या फिर किसी भी दो सेट के बीच, उनका डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडोमेन क्या होता है, उसके बाद इमेज क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होता है। ये सारे टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये लेक्चर नंबर हमारा था फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का। इसके बाद हमारे कम से कम 3 या 4 लेक्चर और आने वाले हैं संडे तक, आज से लेके संडे के बीच में, यानी 3 दिन में हमारे 4 लेक्चर के आसपास आएंगे, जिसमें हम पूरा रिलेशन एंड फंक्शन ख़त्म कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन, उसके बाद इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।